Good afternoon, students. Today we are going to discuss about electrophilic substitution reaction. So, in our today's class, we are going to discuss about how to define electrophilic substitution reaction, and thereafter we will come to know what mechanisms are followed for the electrophilic substitution reaction. In other words, we can say that we are going to understand कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होता है। उसके बाद जब हम ये जानेंगे, उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, कि बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप आ जाएगा तो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसा होगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So basically the electrophilic substitution reactions are those reactions in which at least one of the hydrogens of benzene ring is replaced by the electrophile, then the whole reaction is defined as electrophilic substitution reaction. Let's suppose if we have a benzene, then we know that benzene is extra stable because of its aromatic character, and all the carbons in this benzene ring is sp2 hybridized. So आप देखोगे तो बेटा हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन इसका होगा, यहाँ हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। अब ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो अगर हम इस बेंजीन का एनएमआर स्पेक्ट्रा ले, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं बेटा, तो एनएमआर स्पेक्ट्रा अगर हम इसका लेते हैं तो हमें देखेंगे कि एक सिग्नल ऑब्जर्व मिलेगा, सिर्फ एक सिग्नल मिलेगा उसके एनएमआर स्पेक्ट्रा से। इससे ये कंफर्म होता है कि ये जितने हाइड्रोजन हैं बेंजीन रिंग के वो सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं। तो सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, तो हमें क्या करना है, इस बेंजीन को किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से क्या रिएक्ट करना। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीशीज which are electron lover. Electron lover means what? They want electrons. Electrons को चाहते हैं, इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अप्रोच करेगा। Now the question is that why the electrophile is going to approach this benzene ring? There is a simple answer. मैंने जैसा कि पहले आपको कहा कि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आप ये देख सकते हैं कि बेटा बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and we know that the pi bonds are the weak bond because of lateral overlapping. तो इसकी वजह से ओवरलैपिंग एरिया कम होता है, तो पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक किए जा सकते हैं। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। तो इसका मतलब कि ये बेंजीन जो है वो ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर की तरह काम करेगा। आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो फिर इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसके पास अप्रोच करेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसके रिजल्ट होगा क्या कि इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या कर सकता है बेटा, वो रिप्लेस कर सकता है। क्यों टोटली इंडिपेंडेंट है किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए? क्योंकि सारे हाइड्रोजन जो है वो एक ही तरीके के हैं। तो चलो मान लो इस हाइड्रोजन को इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया, तो आपका कुछ ये प्रोडक्ट बना। जब इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया। इसी पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने जाना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रोफाइल्स रिप्लेस एट लीस्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन्स ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये जो था बेटा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बेटा, तो उसका जो मैकेनिज्म होगा वो तीन
वो 3 स्टेप्स कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन रिंग पे जाकर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। एंड द थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन मतलब उसमें से प्रोटॉन निकलता है। तो वो 3 स्टेप्स क्या क्या है यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो पहले स्टेप में होता है बेटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आप जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर उसके बाद अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन रिंग पे क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन कह सकते हैं, डीप्रोटोनेशन। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बेसिकली वही होता है बेटा, जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो वहां से जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनता है, उसी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एक हम मैकेनिज्म इसका देखते हैं कि कैसे करता है, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सपोज मान लीजिए हम बेंजीन हमारे पास, मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, ये रहा बेंजीन, हम इसका ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं। ब्रोमिनेशन मींस व्हाट, ब्रोमिनेशन में क्या होगा, ब्रोमीन आएगा इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जाकर वहां पे जुड़ जाएगा। तो आप जब बेंजीन लोगे इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlBr3, यू कैन टेक FeBr3 एज वेल, या सिर्फ आयरन को डाल के प्रेजेंस में ले लोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ब्रोमीन आकर रिप्लेस कर देगा। हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखें। तो मैकेनिज्म देखने से पहले बेटा एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ब्रोमीन काफी ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे लेविस एसिड नहीं लोगे तो बेटा ये बेंजीन से ब्रोमीन का कोई रिएक्शन नहीं होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे नो रिएक्शन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास एक बार साइक्लोहेक्सीन है, इसका रिएक्शन हमने Br2 से कराया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होगा बेटा। ये प्रोडक्ट बनेगा। बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ये जाकर Br ऐड हो जाता है और एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। एंटी एडिशन प्रोडक्ट मतलब कि एक बार ब्रोमीन जो होगा वो अबव द प्लेन होगा और एक बार ब्रोमीन जो होगा वो बिलो द प्लेन होगा। लेकिन अगर आप यही सेम रिएक्शन बेंजीन के साथ कराना चाह रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड, Br2 से कराना चाह रहे हो, तो यहाँ पे होगा बेटा नो रिएक्शन। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, यहाँ पे क्यों ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, जबकि आप साइक्लोहेक्सीन को Br2 के साथ रिएक्ट करा दो तो एंटी एडिशन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आंसर ये है बेटा कि बेंजीन के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिसिटी। बेंजीन के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। तो इफ यू वांट टू रिएक्ट ब्रोमीन विद बेंजीन देन यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट। हियर लेविस एसिड इज AlBr3। यहाँ पे अगर आप AlBr3 नहीं लोगे बेटा तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन पॉसिबल नहीं। और जबकि हमने देखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, उसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनेगा बेटा। तो आपने Br2 लिया है, Br2 मतलब Br और Br के बीच में एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, Br सिंगल बॉन्ड लिया और आपने लिया AlBr3। अगर आप AlBr3 को देखोगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम में 3 Br से बॉन्ड बनाया है और आपको पता है कि हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। तो तीनों 2 2 4 तो 6, यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और आपको पता है कि
in which only one electron takes part in the formation of bond while the 6 electrons do not take part in the formation of bonds. That's why all those 6 electron will be considered like a lone pair. तो इस ब्रोमीन के पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे बेटा? 3, और हम उतने ही लोन पेयर को दिखाते हैं जितने लोन पेयर की हमें जरूरत होती है। तो हमने एक लोन पेयर को यहाँ पे दिखा दिया। कहने का मतलब क्या है कि ये एक 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वी नो दैट कि व्हेनेवर वी हैव टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कर्ली एरो आर यूज्ड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को शो करने के लिए हम एक कर्ली एरो को यूज करेंगे बेटा। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस AlBr3 को दे देगा। तो AlBr3 को देगा तो बनेगा क्या, ये तो Br एज इट इज होगा ऐसा। अब इस Br के ऊपर चूंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसने डोनेट करके बॉन्ड बनाया है तो ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इनके बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा AlBr3 और Br में, और चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, ना कि देने की। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि इसके नेचर के अगेंस्ट है। तो इस अपने नेचर के अगेंस्ट इसके ऊपर चार्ज आएगा, इस चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को ये अपने ऊपर से हटाना चाहेगा। और कैसे हटाएगा, इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया है यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस चाहिए। तो इन ऑर्डर टू गेट दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, इस बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज करा देगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब बॉन्ड का कुछ इस तरीके से टूटना कि टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही के पास शिफ्ट हो जाए। तो बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे बॉन्ड ब्रेक करके। तो होगा क्या, इस Br के ऊपर आ जाएगा प्लस साइन, तो ये Br पॉजिटिव और ये बन जाएगा AlBr3 और ये Br होगा AlBr4 और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। तो आप यहाँ पे देखो Br प्लस बन गया, तो ये हमारा बन गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने जैसा कि मैकेनिज्म में बात की थी कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को बना दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन पे अटैक करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है। तो दूसरा स्टेप होगा बेटा, ये रहा आपका बेंजीन और ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। हमको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल मल्टीपल बॉन्ड पे अप्रोच करता है तो उसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस मल्टीपल बॉन्ड पे अप्रोच करेगा बेटा, तो ये बॉन्ड किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा, चाहे इसमें चाहे इसमें। We are totally free to break the bond in any direction. Why? Because क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई ग्रुप लगेगा बेटा तो हम अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। तब हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसे डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करें जिस डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। तो चूंकि यहाँ वो दिक्कत हमारे पास नहीं है, सो वी आर टोटली फ्री टू ब्रेक दिस पाई बॉन्ड इन एनी डायरेक्शन। तो मान लो मैंने इस डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक किया बेटा, इस डायरेक्शन में ब्रेक करो तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले के पास जाकर ये Br जुड़ जाएगा। तो कुछ हम इसको इसी प्रोसेस को इस एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करें। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बना आपका, यहाँ पर आकर Br ऐड हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड को हमने टच नहीं किया सकता। दिस इज आवर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी को बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है। कैसे पता हमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है? देखो यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इसकी वजह से यहाँ पे होगा रेजोनेंस। ये पॉजिटिव सिंगल डबल तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से होगा यहाँ पे रेजोनेंस। तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। तो होगा क्या, अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। पाई बॉन्ड इधर ही क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस वजह से इधर शिफ्ट होगा ये। तो आपका कुछ इस तरीके से चेंज
जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसको अल्ट्रस था और ये आ गया Br। फिर से ये घूमेगा पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है तो फिर से यहाँ पर रेजोनेंस होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा तो आपका ये बनेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे Br। तो इसके टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पहले आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल बना, फिर उसके बाद उस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पे अटैक किया तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बना बेटा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन में से प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पे हम प्रोटॉन किसे बोल रहे हैं, H+ आयन। क्यों प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा बेटा, उसको भी समझते हैं। तो ये रहा आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन H, इसको हम जानबूझकर शो कर रहे हैं हाइड्रोजन को, अभी पता चलेगा क्यों। तो देखो बेटा, जब तक इस Br+ ने इस बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं किया था तब तक इस बेंजीन के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर था, और आपको पता है कि किसी के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है तो उसकी स्टेबिलिटी नॉर्मली तौर पे ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही इसने अटैक किया तो आप देख सकते हो इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन में ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो इस वाले कार्बन को देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 4, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आने की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। तो अब हम चाहते हैं कि फिर से अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस से रिटेन करें। तो एरोमेटिक कैरेक्टर को ये वापस से रिटेन कर सकता है कब, जब ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए। तो इस कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के लिए इस H को H+ के फॉर्म में निकलना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये H जो कहलाएगा, दिस H विल बी कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन के बेटा 2 डेफिनेशन होते हैं। पहला, या तो वो हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ तो वो केस नहीं है। दूसरा डेफिनेशन क्या है, ऐसा कोई हाइड्रोजन जिसके निकलने के बाद बहुत ही ज्यादा स्टेबल चीज का फॉर्मेशन हो। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो अगर ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलता है तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जनरेट होगा, जिसकी वजह से इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं लेस स्टेबल चीज से ज्यादा स्टेबल चीज बन रही है इस हाइड्रोजन के निकलने की वजह से। इस वजह से इसको हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने का काम, द एक्सट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, उसका निकालने का काम होता है बेस का। तो आप देखो यहाँ पे AlBr4- ये बेस की तरफ बिहेव करेगा और यही बेस यहाँ से हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो AlBr4- को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया AlBr4-। अब ये जाएगा इस H को H+ के फॉर्म में क्या करेगा बेटा, बाहर निकाल देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा Br प्लस AlBr3 और प्लस HBr, तो प्लस HBr। तो आप देखिए हमने ये रिएक्शन लिखा था बेटा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिल गया। और इस रिएक्शन में आप ये भी देख सकते हो कि पहले AlBr3 ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, फिर वापस रीजनरेट हो गया। इस वजह से हम इसको कैटलिस्ट के तौर पे कह रहे हैं। AlBr3 जितने भी लेविस एसिड यहाँ पे आप यूज करोगे, they will act like a catalyst and they are also known as halogen carriers। halogen carriers मतलब वो काम करते हैं हैलोजन को बेंजीन रिंग पे ले जाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो बेटा देखा आपने कि यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो आप जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर उस पे बेंजीन पे अटैक करेगा और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और फिर उस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन से प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। तो एक नॉर्मल सा मैं आपको चार्ट बनाकर दिखा रहा हूँ और आपको मैं सबका मैकेनिज्म एक ही जैसा होता है, बस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इलेक्ट्रोफाइल फिर से
मैं एक चार्ट बनाता हूँ, उसमें आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो सबसे पहला जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, वो होता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, रिएजेंट क्या यूज करते हैं बेटा, रिएजेंट यूज करते हैं हैलोजन और प्लस AlX3, जो भी हैलोजन लोगे उसके अकॉर्डिंग AlX3 ले लेंगे और आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा X+। और जब आप जैसे ही बेंजीन से रिएक्शन कराओगे तो यही इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। यानी आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, बेंजीन प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, तो ये बन जाएगा आपका ये प्रोडक्ट। एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, हैलोजिनेशन में अगर आप ब्रोमीन लेते हो तो Br2 प्लस AlBr3, तो यहाँ पे बेटा जुड़ेगा Br, इसको बोलेंगे ब्रोमिनेशन। Cl2 लेते हो तो Cl2 प्लस AlCl3, यहाँ पे जुड़ेगा Cl, तो क्लोरोबेंजीन, उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। लेकिन ध्यान रहे इस तरीके से आप फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये सुटेबल मेथड नहीं है। If you want to prepare fluorobenzene, then in that case you have to use a name reaction which is known as Bar-Eskimar reaction. So वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं चूंकि इसमें आ रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि we are not able to prepare fluorobenzene as well as iodobenzene with the halogenation. Why? Because chlorine is very much reactive, तो उससे रिएक्शन, इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा वायलेंट होते हैं, तो हम इस रिएक्शन को फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडोबेंजीन भी नहीं बना सकते। अब सवाल ये उठता है कि आइडोबेंजीन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आइडोबेंजीन बनाने के लिए अगर आप इसको यूज करोगे तो आयोडीन से रिलेटेड रिएक्शंस मैक्सिमम रिवर्सिबल होते हैं। तो अगर आपको आयोडीन ग्रुप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे HNO3 हो गया, HiO4 हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है, जो बाद में बाई प्रोडक्ट Hi बनता है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ताकि लीच-एटकिंस प्रिंसिपल को फॉलो करके वो रिएक्शन अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे। तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा कि विद द हेल्प ऑफ हैलोजिनेशन वी आर ओनली एबल टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन can't be prepared by using halogenation. Okay, now second one is your nitration. नाइट्रेशन कराना है बेटा, तो नाइट्रेशन कराने के लिए हम यूज करते हैं रिएजेंट HNO3 और प्लस H2SO4। इसमें नाइट्रोनियम आयन बनता है, NO2 प्लस बनता है बेटा, और यहाँ जब आप यूज करोगे बेंजीन के साथ HNO3 और H2SO4 को, तो NO2 जाकर रिप्लेस कर देगा HO, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। थर्ड आपका होता है बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में आपको क्या करना होता है, आप यूज कर सकते हो H2SO4 और SO3 के साथ, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और इसमें आपका SO3H+ बनता है इलेक्ट्रोफाइल, और फिर जब आप इसका रिएक्शन कराते हो बेटा तो SO3H जुड़ जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आपका आता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में बेटा आप एल्किल हैलाइड यूज करते हो प्लस लेविस एसिड AlX3। इसमें कार्बोकेटायन आपका बनता है इलेक्ट्रोफाइल आपका बनता है कार्बोकेटायन, और इसमें हम बेंजीन का रिएक्शन जैसे ही RH AlX3 से कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन के प्लेस पे एल्किल ग्रुप आकर जुड़ जाता है। तो आपको अगर एल्किल बेंजीन बनाना है तो हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का। लेकिन ध्यान दें बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी, जैसे कई बार अगर आप कोई एल्किल हैलाइड लेते हो तो उसमें आपको प्रोडक्ट के मिक्सचर्स मिलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और आपको पता है कि कार्बोकेटायन आर वेरी प्रोन टू रीअरेंजमेंट, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट
तो फ्रीडल क्राफ्ट एलाइजेशन में थोड़ा सा इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें हम एसिड हैलाइड लेते हैं RCOX और इसका रिएक्शन कराते हैं AlX3 से और बनता है इसमें एसिडियम आयन बनता है बेटा। इसमें इसको एसिडियम आयन बोलते हैं और आपका जैसे ही बेंजीन रिंग इस एसिडियम आयन से रिएक्ट करता है तो एसिड ग्रुप आकर जुड़ जाता है बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इतने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बेटा, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एलाइजेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इनके रिएक्शंस इस तरीके से लिखे हुए हैं और प्रोडक्ट भी आपको सामने बनाया है। तो अगर आप इस चार्ट को देखो तो आसानी से रिएजेंट को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा वाला वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक चार्ट हमने बनाया था, उसके बेसिस पे हम आसानी से मेमोराइज कर लेंगे कि कौन सा वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट बेंजीन रिंग्स। तो बहुत आसान तरीका है बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन रिंग में कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, लेट्स सपोज मान लेते हैं वो ग्रुप क्या है Z, और आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल आकर इस रिंग पे अप्रोच करेगा। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले उस रिंग को अप्रोच करेगा जिस रिंग पे उसको सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग पे मिलेगी बेटा? जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर बेंजीन रिंग पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहांस करेगा, बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पे अप्रोच करेगा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे बेटा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो कम कर देगा तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें देखना है कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कम होगा। अच्छा, अगर हम सिंपली बेंजीन लें जिसमें ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो होगा क्या, आप तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखो तो यू विल फाइंड आउट दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस रिंग विल बी मैक्सिमम, व्हाई, बिकॉज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे मिनिमम होगा क्यों, बिकॉज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो सबसे ज्यादा इस रिंग में होगा, फिर बेंजीन में और लास्ट में इसमें। ये आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही ऑर्डर नॉर्मली फॉलो करेगा। तो हमको ये पहचानने आना चाहिए कि किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा बेटा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, कम करेगा। और अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे रिंग्स हैं जिसमें सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसमें सबसे ज्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दिखा, एक क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं जिससे हम समझते हैं कि किसमें रेट को कैसे मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास ये हमारा रहा फर्स्ट, ये सेकंड,
बताओ, तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? मैंने आपसे बोला था पहले आप पहचानो कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो किस रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी बेटा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उसका सबसे ज्यादा। तो देखो यहाँ पे OH लगा हुआ है बेटा, जैसे ही OH बेंजीन रिंग पे लगेगा ये प्लस M इफेक्ट को ऑपरेट करेगा। यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, प्लस M इफेक्ट लगेगा बेटा। NO2 जो है बेटा वो माइनस M इफेक्ट को शो करेगा, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। आप माइनस M लिखो या माइनस R, तो ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी बेटा। और यहाँ पे ये जो OH है ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यानी आप देखो तो फोर्थ वाले का तो सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट भी इसमें सबसे कम होगा। फिर फोर्थ से ज्यादा किसका होगा बेटा? थर्ड। अब थर्ड का इन दोनों से कम इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जबकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, इस वजह से फोर्थ के बाद क्या हो जाएगा? थर्ड। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर दोनों में लगा है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर किस पे जा रहा है। तो अगर आप इस टॉर्ली को देखो तो इसमें जो CH3 है प्लस CH इफेक्ट हाइपर कन्फर्मेशन इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन बेटा यहाँ पर होगा इसके कंपैरिजन में। इस वजह से फर्स्ट वाले के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट सेकंड वाले से ज्यादा होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपका ऑर्डर होगा। तो इस क्वेश्चन से हम ये साफ साफ देख सकते हैं बेटा कि whenever we are interested to compare the rate of electrophilic substitution reaction in among different benzene ring, so simply we have to find out the इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इन दैट बेंजीन रिंग, कि किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा और किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा। तो अगर मान लो सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो फिर उसमें देखेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर सबसे ज्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा तभी हो पाएंगे जब आप ये एनालाइज कर सको कि कौन सा ग्रुप किस तरीके का इफेक्ट ऑपरेट करता है और किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा है, किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है। इसी तरीके का अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास ये तीन कंपाउंड होता है, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड। अब मैं पूछूं आपसे कि चलो बताओ इन तीनों में किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा। यहाँ पे वही प्लस M इफेक्ट लगेगा बेटा, यहाँ पे प्लस S लिखेगा और यहाँ पे प्लस H यहाँ पे भी लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा इन कंपैरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो पहले क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। फिर क्या होगा? अब सेकंड और फर्स्ट में देखो दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे लगेगा इसके कंपैरिजन में, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो थर्ड के बाद हो जाएगा सेकंड और सेकंड के बाद हो जाएगा फर्स्ट। तो आपको मैंने देखिए दो क्वेश्चन दिखाए, तो दोनों क्वेश्चन में हम यही देखे कि हमको इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर देखना कि किसमें पावर कम है किसमें पावर ज्यादा है। तो वो पावर का कंपैरिजन आप उसके इफेक्ट के बेसिस पे ही बता सकते हो, और कोई तरीका आपके पास नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, उसके बाद हम इसके डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पे चलेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे मान लो हमारे पास ये
ये आपके पास 4 कंपाउंड है, लेट्स सपोज ए, बी, सी और डी, और आपसे बोला कि चलो आप कंपेयर करो फिर से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट किसमें ज्यादा होगा, इसमें कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली हमको यहाँ पे लिखना है। तो पहले इफेक्ट चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो OH है वो फिर से प्लस R इफेक्ट लगाएगा, NH2 भी प्लस R इफेक्ट लगाएगा, CCl3 माइनस H इफेक्ट ऑपरेट करेगा बेटा, और CH3 प्लस H इफेक्ट ऑपरेट करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ भी प्लस R, यहाँ प्लस R, यहाँ प्लस H, यहाँ पे माइनस H लग रहा है। तो माइनस H मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा बेटा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें सबसे कम होगा। तो ये हो जाएगा आपका C सबसे लास्ट में हो जाएगा बेटा। फिर प्लस R प्लस H, तो आप जानते हैं रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा प्लस H के कंपैरिजन में, तो फिर ये हो जाएगा आपका D। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में प्लस R इफेक्ट लग रहा है, यानी दोनों में काफी ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो इन दोनों में किसमें सबसे ज्यादा रेट होगा, तो बेटा ऑप्शन बी होगा। क्यों? देखो रेजोनेंस वहां पे ज्यादा अच्छे से मतलब अपने आप को शो करता है जहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा अच्छी होती है। तो व्हेन यू कंपेयर द इफेक्टिव ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन, then you will find out that there is much more effective overlapping in carbon and nitrogen in comparison to carbon and oxygen. So in other words we can say that the plus I effect of NH2 will be the stronger in comparison to the plus I effect of OH. तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोड्यूस होगी इस यहाँ के कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा B और उसके बाद हो जाएगा A। यही रीजन है बेटा कि जब भी हमें बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है जिसको बोलते हैं एनिलीन, तो whenever we have to perform the electrophilic substitution reaction of aniline, so then we have to make sure that we have to reduce the activating effect of this NH2। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है कि जब भी आप इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे बेटा, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होने के बजाय इस पे हो जाता है पॉली सब्स्टिट्यूशन। तो हम अगर कई बार हम चाहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, तो हमें इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करना पड़ता है। इसीलिए पहले हम एनिलीन को एसिटाइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन रेट में पूछेगा, तो आपको सिंपली बस इफेक्ट को देखना है और देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा हो रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसमें रेट ज्यादा होगा और किसमें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट का कम होगा। तो 2-3 महीने प्रैक्टिस कराए हैं आपको, किस तरीके से हम रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को समझना है, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को बेटा। देखिए जैसे ही हमारे पास बेंजीन है बेटा, अब अगर सिर्फ बेंजीन इस पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा तो इसके सारे पोजीशंस एक जैसे हैं। मैंने शुरुआत में बताया था बेटा ऑल द हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट। व्हाई? बिकॉज़ इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और इस बात को आप कंफर्म भी कर सकते हो बाय टेकिंग द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ दिस बेंजीन रिंग। तो एक सिग्नल ऑब्जर्व होता है जिससे पता चलता है कि सारे के सारे हाइड्रोजन्स क्या है बेटा, एक जैसे। लेकिन जैसे ही आप कोई भी ग्रुप मान लो सपोज कोई ग्रुप Z इंट्रोड्यूस कर देते हो उस रिंग में, तो अब सारे पोजीशंस एक जैसे नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, जैसे ही हम कोई भी ग्रुप इस रिंग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो पोजीशन का नाम बदल जाता है। जैसे इस जिस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा है, ध्यान रहे जिस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा है उसके एडजेसेंट कार्बन, ये दोनों कार्बन, इनको बोलते हैं ऑर्थो। इनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो। उसके ऑर्थो के बगल वाले दोनों को बोलते हैं मेटा, और ये होता है लास्ट, ये होता है बेटा पैरा। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने ग्रुप इंट्रोड्यूस किया
तो उसमें 3 तरीके के पोजीशन आ गया, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो जब भी आप बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस है और उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको ध्यान देना होगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन में जाएगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा? वो डिसाइड करेगा ये ग्रुप कि वो किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, मेटा पे जाएगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ग्रुप व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन दैट बेंजीन रिंग। तो अगर मान लीजिए जो Z है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेज रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को कि तुम ऑर्थो और पैरा पे जाओ। और अगर यही Z ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन में भेज रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मेटा डायरेक्टर। तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मेटा डायरेक्टर है। तो फिर सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है? तो एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, नॉर्मली जनरली होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह काम करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, तो वो मेटा डायरेक्टर की तरह काम करेगा। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली यही होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे देखो, मान लो हमारे पास फिनॉल है, इसके पास आपको पता है लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा बेटा, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी से बना लेते हैं। तो देखो इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, जिसमें से आप दूसरे तीसरे चौथे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि निगेटिव चार्ज आ रहा होगी कुछ पोजीशन पे, यहाँ यहाँ यहाँ। अब आपको मैंने बताया कि ये दोनों ऑर्थो हैं, तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और किस पे आ रहा है? पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो उसको किस पोजीशन पे मिला? ऑर्थो और पैरा। इसलिए ये जो OH है बेटा वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, तो इसको हम बोल देंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस दोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और अगर मान लो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, तो NO2 का अगर हम ओपन स्ट्रक्चर लिखे तो कुछ इस तरीके से होगा, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O-, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए यहाँ पे NO2 लगा हुआ जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप इसके दूसरे तीसरे चौथे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस मींस दैट this NO2 will act like an electron withdrawing group because it decreases the electron density, and this can be clearly understood by seeing the second and third and fourth resonating structure। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगता है बेटा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो जो भी कुछ बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे बचा हुआ है बेटा? मेटा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है? ऑर्थो पे है और पैरा पे।
तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची हुई है वो मेटा पोजीशन पे बची हुई, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अच्छा, हैलोजन के केस में कुछ बात पलट जाती है। देखिए हैलोजन अगर लगा है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह लगे हैं, तो ये भले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन स्टिल दे एक्ट लाइक एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ मेटा डायरेक्टर। ऐसा क्यों होता है? जबकि हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, जबकि यहाँ इसका उल्टा हो गया। ये जो क्लोरीन है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन फिर भी मेटा डायरेक्टर ना होके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाता है। तो इसका आंसर है बेटा, क्लोरीन के पास दो तरीके के इफेक्ट हैं, एक तो प्लस आर है जो रेजोनेंस के थ्रू इस तरीके से डोनेट करेगा, और दूसरा इफेक्ट है इसके पास माइनस आई। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन का 3d ऑर्बिटल और कार्बन के ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग अगर नहीं होगी तो वहां पर रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, माइनस आई। तो माइनस आई डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा तो नेट ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम किया, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। लेकिन इसके पास प्लस आर भी है, तो जो भी कुछ बची हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रेजोनेंस के थ्रू कहां बढ़ेगी बेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर पैरा पोजीशन पे। इस वजह से जो हैलोजन्स हैं वो भले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन स्टिल दे बिहेव लाइक एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। एक छोटा सा बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। होप यू फाइंड आउट कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। अगर आपने कंसंट्रेट किया होगा तो बेटा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, क्वेश्चन देखने के चक्कर में माइक गिर गया, उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है बेटा 3-मेथिल-फिनॉल और इसका हम कराना चाह रहे हैं मोनोनाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन मतलब एक बार नाइट्रेशन कराना चाह रहे हैं। तो देखो ये जो OH है बेटा आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये रहा और पैरा पोजीशन ये रहा। तो जब आप इसका मोनोनाइट्रेशन कराने जाओगे तो इसके पास आपके पास अब चूज करना है कि कौन सा ऑर्थो, ये वाला चूज करेंगे कि ये वाला। तो बेटा हमारे लिए फेवरेबल ऑर्थो पोजीशन ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब साइज की वजह से रिपल्सन। तो हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल पोजीशन कौन सा होगा बेटा, ये वाला। तो हमारे लिए जब मोनोनाइट्रेशन करोगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्या, एक ये मिलेगा ऑर्थो पे और एक पैरा। नॉर्मली जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्थो माइनर होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा बेटा, ऑर्थो मेजर हो जाएगा, पैरा माइनर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ऑर्थो वाला मेजर हो जाता है और ये पैरा वाला क्या हो जाता है बेटा, माइनर हो जाता है। तो आप जब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखोगे तो मैंने इस सिंपल सा एक क्वेश्चन इसलिए कराया कि व्हेन यू आर गोइंग टू सी द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप देन यू हैव टू सी कि जो कौन सा वाला पोजीशन हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल अगर चूज करने का ऑप्शन आया तो। और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे CH3 नहीं होता सो यू आर टोटली फ्री टू अचेट NO2, चाहे आप यहाँ करो चाहे यहाँ करो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे यहाँ पे CH3 इंट्रोड्यूस हो गया बेटा तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।